दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, क्लास 6 का है। फर्स्ट क्वेश्चन है गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। दूसरा, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ है। कथन एक सही है। क्योंकि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम गेहूं और जौ की फसल को उपजाने का शुरुआत किया गया था। लेकिन दूसरा कथन गलत है। ये जो गेहूं और जौ उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य नहीं है, ये क्षेत्र है सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाने का आरंभ किया गया था। कथन एक सही है। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया था। गेहूं और जौ उपजाना कितने हजार वर्ष पूर्व हुआ? 8000 वर्ष पूर्व हुआ। दूसरा, इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में। मतलब गेहूं और जौ उपजाने का कार्य कहाँ हुआ? सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, विंध्य क्षेत्रों में नहीं हुआ। गेहूं और जौ उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। गेहूं और जौ उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़, बलूचिस्तान से मिलता है। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। मतलब चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें लहुरा देव से मिलता है, ये लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास कहाँ हुआ? गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। सेकंड, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन ए सही है, क्योंकि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे ही हुआ है। लेकिन ये जो दूसरा है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 5000 वर्ष पूर्व हुआ है। ये तो सही है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ है, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व नहीं हुआ है, 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। इसलिए कथन एक सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। मतलब सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास कब हुआ? 4700 वर्ष पूर्व हुआ है। दूसरा, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई। मतलब सिंधु नदी के किनारे जो भी सभ्यता है, सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे ही सभ्यता का विकसित हुआ है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गंगा नदी के क्षेत्र में, गंगा नदी के दक्षिण में, कहाँ? गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है?
मगध के नाम से जाना जाता है। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता है। जो भी सोन नदी का क्षेत्र है उसके जितने भी आसपास का क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध के शासक काफ़ी शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार था। मतलब मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व में। अब हम लोग 4th क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। सेकंड, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस कहा है। ये सही है। जो भी ईरानी और यूनानी जो कि उत्तर पश्चिम से आ रहे थे वो सिंधु नदी को ईरानी ने हिंदोस बोला और सिंधु नदी को यूनानियों ने इंदोस बोला। ये सही है। दूसरा, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, जितने भी जो उत्तर पश्चिम में जो लोग रह रहे हैं उनके एक समूह के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा। उपयुक्त कथनों में दोनों सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा है। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ से मिलता है हमें? ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद कितने वर्ष पुरानी है? 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 5th में है, पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पांडुलिपि के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती है। हाँ। बी, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। ये भी सही है। सी है, पांडुलिपि तार के पत्तों को काटकर, पांडुलिपि जो लिखा जाता है तार के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है। डी, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये गलत है। पांडुलिपि केवल संस्कृत भाषा में नहीं लिखी गई। पांडुलिपि संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी गई थी। इसीलिए ये डी नंबर गलत है, क्योंकि पांडुलिपि मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से भी तो प्राप्त हुआ है, लेकिन अन्य स्थान से भी हमें पांडुलिपि प्राप्त हुई है। साथ ही पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं से प्राप्त हुई है।
प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत, तमिल भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं। दूसरा, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन दूसरा सही है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये जो है ना अभिलेख केवल पत्थरों पर ही उत्कीर्ण नहीं किए जाते थे, ये धातुओं पर भी किए जाते थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे। अभिलेख किसे कहते थे? किसे कहते हैं? ऐसा लेख जो पत्थर पे भी लिखा जाता है, साथ साथ धातु पे भी लिखा जाता था, धातु पे उत्कीर्ण किया जाता था, वह अभिलेख कहलाता है। दूसरा, अभिलेख में क्या होता था? राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। अभिलेखों में क्या लिखा जाता था? राजा के, रानियों के तथा अन्य लोगों के आदेश, चाहे उसका कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया? अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया। किस में लिखा गया? यूनानी और अरमाइक में लिखा गया। अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरमाइक नामक दो लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कहलाती है। हाँ, सही है। दूसरा, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। हाँ। विकल्प ए सही उत्तर है और विकल्प ए सही है, दोनों सही है उसका। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। जो ईसा पूर्व है उसको बीसी बोलते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, और BCE का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा, और CE का अर्थ होता है कॉमन एरा, और BP का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। थैंक यू दोस्तों।